हाँ जी बेटे, देखो अब हमें एग्जाम्पल देखना है कोएंजाइम का और मेटल एक्टिवेटर्स का। कोएंजाइम के लिए आपको ये चार्ट याद रखना होगा, है ना। इसमें जितने आपके कोएंजाइम्स हैं जो आपको इम्पोर्टेंट हैं और पूरे ड्यूरिंग +1 एंड +2 आपको मिलेंगे आपके अलग अलग चैप्टर्स में, वो सारे यहाँ पे नाम हैं। जैसे एक एक कोएंजाइम के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कोएंजाइम, ये एक्चुअली कोएंजाइम्स क्या हैं ये ध्यान से एक बात याद कर लो, ऊपर आपने पढ़ा भी। कोएंजाइम्स आर मेनली दे आर द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन्स, वे विटामिन के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये कोएंजाइम फर्स्ट और कोएंजाइम सेकंड दोनों विटामिन B3 के डेरिवेटिव हैं, इसके विटामिन B3 के। और FAD एंड FMN ये दोनों डेरिवेटिव है विटामिन B2 के, इसके विटामिन B2 के, जिसका नाम है, केमिकल नेम है विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। यहां भी आपको राइबोफ्लेविन लिखा हुआ देखने को मिलेगा। TPP ये डेरिवेटिव है थियामाइन का, जो कि विटामिन B1 है। TPP का मतलब है थियामाइन पायरोफॉस्फेट, यहाँ फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा सारा, ठीक है। कोएंजाइम Q, ये कोएंजाइम, CO का मतलब कोएंजाइम, यहाँ हम इसको पढ़ते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है Q। ये यूबिक्विनोन का डेरिवेटिव है। यूबिक्विनोन विटामिन जैसा एक मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर जब हम ETS पढ़ेंगे तब आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। कोएंजाइम R बायोटिन का डेरिवेटिव है जो कि विटामिन B7 है। और ये आपका कोएंजाइम A पैंथोथेनिक एसिड का डेरिवेटिव है जो विटामिन B5 है, ठीक है। तो ये कौन से विटामिन है वो उससे आपसे सवाल पूछा जाता है। और ये आपका मेटल एक्टिवेटर, मेटल एक्टिवेटर में जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना, सारा नहीं याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखना है। आयरन साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, कैटालेज, परऑक्सीडेज, एकोनिटेज का को फैक्टर है, मेटल एक्टिवेटर है, को फैक्टर तो है ही है। कॉपर आयन साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, टायरोसिनेज का। जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये हमने पढ़ लिया है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, है ना। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये हम फर्मेंटेशन में पढ़ेंगे, इस एंजाइम का यूज होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए इसका मेटल एक्टिवेटर कौन है, जिंक। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये भी थोड़ा सा याद रहे तो ठीक है, मतलब जिंक आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैग्नीशियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज, पेप्केज एंड रोबिस्को, ये रोबिस्को और पेप्केज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसलिए इनके मेटल एक्टिवेटर का नाम पता होना जरूरी है। पोटेशियम है, पायरुवेट काइनेज है, यहाँ पायरुवेट काइनेज मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम काम भी कर सकता है। मैग्नीज है, आर्जिनेज है, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज है, डीकार्बोक्सिलेज है। तो ये भी आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहां पे डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम और डीकार्बोक्सिलेशन एक स्टेप है, वहां डिस्कस करेंगे। तो ये मैग्नीज आपसे बहुत पूछा जाता है। मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। जो हमारे जो कुछ बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के का एंजाइम है नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स या नाइट्रेट रिडक्टेज। ये उनके लिए एज अ मेटल एक्टिवेटर है, तो ये आपको थोड़ा सा मॉलिब्डेनम याद होना चाहिए। और ये सेलेनियम है, ग्लूटेथियोन परऑक्सीडेज है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट में जो आपका नाम है, एक जिंक, एक मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड मॉलिब्डेनम, ये चार नाम, चार के एंजाइम किसके मेटल को ये एक्टिवेटर है, वो बहुत ढंग से याद होना चाहिए, तब जाके आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं पे मिलते हैं। आपको ये जब बनाओगे तो आपको ये देखने को भी मिलेगा। तो ये हो गया आपके कोफैक्टर की कहानी खत्म। कोफैक्टर, को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप या मेटल एक्टिवेटर, इन सब की कहानी हो गई खत्म। अब जो आपको पढ़ना है एंजाइम का नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन।
एंजाइम का नाम कैसे रखा जाता है और उनको क्लासिफाई कितने ग्रुप्स में किया गया है। बहुत डिटेल क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है, बेसिक सा पढ़ना है। यहाँ पे देखो जो क्लासिफिकेशन किया गया है कि ये किस टाइप की रिएक्शन को कैटालाइज करता है एंजाइम। एंजाइम का जो जिस रिएक्शन को वो कैटालाइज कर रहा है वो किस कैटेगरी की रिएक्शन है, इसके बेसिस पर हम एंजाइम को 6 मेजर क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। कितने क्लासेस हैं? 6 मेजर क्लासेस हैं और इन क्लासेस को फर्दर 4 to 13 सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन है तो बहुत कॉम्प्लेक्स, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये 6 क्लासेस ही समझने हैं, इनके सब क्लासेस पे नहीं जाना है। ठीक है, अभी इस 11th में हमें क्या करना होता है, एंजाइम के वो 6 मेजर क्लासेस कौन कौन से हैं वो यहाँ पे समझना होता है। और वो सारी क्लासेस आपके ये हैं। पहली ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये वो एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन को कैटालाइज करता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है, या इन्हीं का दूसरा नाम है डिहाइड्रोजिनेज। दूसरी हमारी एंजाइम की कैटेगरी है, दूसरा क्लास है ट्रांसफेरेज। ये क्या करता है, एक सबस्ट्रेट से फंक्शनल ग्रुप को दूसरे सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर करा देता है। जैसे मान लो कि ये S के साथ सबस्ट्रेट ग्रुप लगा हुआ है, तो ये S डैश के साथ फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर कराया, S को फ्री कर दिया, तो इसका काम है कि फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर कराना, तो ये ट्रांसफेरेज कहा जाएगा। ये तीसरा क्लास है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेजेस क्या करेंगे, वाटर की प्रेजेंस में जो कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक करें। जैसे आपने पीछे पढ़ा हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ये हाइड्रोलेज ही करवाते हैं। लाइएज ये ब्रेक डाउन कराएगा। किनका ब्रेक डाउन कराएगा, कौन कौन से बॉन्ड का ब्रेक कराएगा, वो आगे हम देखते हैं। आइसोमरेज, आइसोमर्स को चेंज कर दे, जैसे डी फॉर्म को एल फॉर्म में, एल को डी में, अल्फा को बीटा में, बीटा को अल्फा में। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर देता है। लाइगेज या सिंथेटेज, सिंथेज नाम है ना। लाइगेज हमेशा लाइगेशन से जोड़ के रखना है। ये बॉन्ड फॉर्मिंग एंजाइम है, ये बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड बनाता है, लाइगेट करता है दो अलग अलग एलिमेंट्स को, ये बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इन्हीं सारे जो आपके ये 6 क्लासेस हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, हाइलाइएज, आइसोमेरेज एंड लाइगेज, इन्हीं के बारे में एक बेसिक सी जानकारी आपको लेनी है। जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स पे ही क्वेश्चन बनता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज ये क्या करेगा, ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन 2 सबस्ट्रेट के बीच कराएगा। एक सबस्ट्रेट का अगर ऑक्सीडेशन करा रहा है तो दूसरे का रिडक्शन कराएगा। जैसे यहाँ पे रिएक्शन देखना, ये S रिड्यूस हो रहा है, S डैश ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पे S ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका नेचर होता है रिएक्शन का। एग्जाम्पल है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज हमने पीछे भी देखा, एंड डिहाइड्रोजिनेज ये हमने पीछे भी देखा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, फर्मेंटेशन में ये नाम बहुत बार यूज आएगा, रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे इसको। ट्रांसफेरेज फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, S के साथ ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, S डैश दूसरा सबस्ट्रेट है, अब क्या करा इसने, S डैश के साथ ये फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दिया, यहां से बॉन्ड ब्रेक करा, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, ये ट्रांसफेरेज का काम है। एंजाइम का नाम एक आपका ट्रांस एमिनेज है, दूसरा हेक्सोकाइनेज है। हेक्सोकाइनेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलाइसिस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल याद रखने हैं बस। एंजाइम की क्लास को समझना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल थोड़े से हमें याद रखने होंगे। हाइड्रोलेज जो हाइड्रोलिसिस को कैटालाइज करे, हाइड्रोलिसिस का मतलब हमने पढ़ लिया है कि वाटर की प्रेजेंस में कोई एक पॉलीमर अपने मोनोमर्स में या सिंपल फॉर्म में टूट जाए। कौन कौन से बॉन्ड को तोड़ता है, एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड कहां बनता है, फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच, लिपिड में हमने देखा था, उस बॉन्ड को तोड़ सकता है।
ईथर को तोड़ सकता है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ सकता है, एमिनो एसिड्स के बीच आपका पेप्टाइड बॉन्ड बना था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ सकता है, मोनोसैकेराइड्स किससे जुड़ते हैं, इसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं, उनको ब्रेक कर सकता है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ सकता है, कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ सकता है, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है, ये हाइड्रोलेज। ठीक है, जैसे नाम प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक कर देता है। तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ा है। ठीक है, लाइपेज, लाइपेज क्या करेगा, लिपिड को फैटी एसिड प्लस उनका जो अल्कोहल है ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो यहाँ पे फैटी एसिड और अल्कोहल को तोड़ने का मतलब क्या हुआ, एस्टर बॉन्ड को तोड़ दिया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेजेस, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब आपके पॉलीसैकेराइड को ये क्या करेगा, ब्रेक कर देता है मोनोसैकेराइड में। इसमें मोनोसैकेराइड में, पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड किस बॉन्ड से जुड़ा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो हाइड्रोलेजेस आपके पेप्टाइड बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है। ये मेनली इनके नाम याद रखना है, एग्जाम्पल आपको बहुत आराम से याद रहेंगे। नेक्स्ट क्लास है लाइएजेस, ये कैटालाइज करता है रिमूवल ऑफ ग्रुप को फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म ऑफ अदर देन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अलावा ग्रुप को रिमूव करता है, जैसे बनाएगा बॉन्ड, यहां पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हुआ तो बॉन्ड बनता है, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे यहां देखो एल्डोलेज एक एंजाइम है, सी के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप लगा है एक्स, इस कार्बन के ऊपर लगा है कोई फंक्शनल ग्रुप वाई, इन दोनों फंक्शनल ग्रुप को उसने अलग कर दिया और इन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना देता है। ये इस तरह से फंक्शनल ग्रुप को रिमूव करेगा लाइएजेस। आइसोमरेज उनका आइसोमेरिक फॉर्म चेंज कराएगा बस, जैसे ग्लूकोज को फ्रक्टोज में, अल्फा ग्लूकोज को बीटा ग्लूकोज में, डी ग्लूकोज को एल ग्लूकोज में, ये चेंज कराएगा। जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट जो होता है वो चेंज कराता है। जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ लोगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसको हम बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल में आप पढ़ते हैं ये फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज की बात करते हैं, और अब इसमें ऑप्टिकल में डी एंड एल की बात करते हैं। नहीं चल रहा, चल रहा है। चलो लाइगेज, लाइगेज की बात करें तो ये सिंथेसिस करता है, मतलब बॉन्ड को बनाता है, बॉन्ड लिंकिंग करता है दो अलग अलग सब कंपाउंड के बीच। अब जैसे किनके बीच बॉन्ड बना सकता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड सल्फर, कार्बन एंड नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन। यहाँ एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, बहुत जो इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही है, ये हमें याद रहेगा, सिट्रेट सिंथेज नाम से याद रहेगा। डीएनए लाइगेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। और 12th में तुम्हारे जब पूरे लगभग बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए लाइगेज का नाम आता रहेगा बार बार। तो किस कैटेगरी का एंजाइम है वो आपको यहाँ से पूछा जाता है कि ये किस क्लास का एंजाइम है। क्लास आपको बताना होता है कि ये एंजाइम है, किस क्लास का है, किस क्लास से इसका रिलेशन है, वो आपको सेलेक्ट करना होता है। ये कुछ रहा आपके एंजाइम का क्लासिफिकेशन। एंजाइम का क्लासिफिकेशन, एंजाइम के नॉमेनक्लेचर पे बहुत ज्यादा हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको नॉमेनक्लेचर की समझने की जरूरत नहीं है। नॉमेनक्लेचर जो इनका किया जाता है दैट इज 4 डिजिट नंबर, एक 4 डिजिट दिया जाता है नंबर्स का, उसी के बेसिस पर हम एंजाइम को पहचानते हैं। ये अभी बहुत टेक्निकल है, ये अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट हाँ जो सिस्टम है वो याद होना चाहिए। दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम इज बेस्ड ऑन 4 डिजिट नंबर, ये याद रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लासिफिकेशन की समझनी थी। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एंजाइम की एक्टिविटी कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है, उसकी बात करेंगे।